कैटलिस्ट दोनों तरफ के रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करेगा बराबर एक्सटेंट से। और फिर हम लोग फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम भी पढ़े थे, है ना। फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़े थे। फिजिकल इक्विलिब्रियम में 4 तरह का एग्जाम्पल देखे थे। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, जो खास टेम्परेचर पे अचीव होता है, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट पे। और लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, यहाँ पर वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाता है ना। ये एक एक्स्ट्रा बात यदि जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, वेपर प्रेशर और कितना के बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहता है। वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी बॉइलिंग आता है ना। इस इक्विलिब्रियम पे वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी को समझाने के लिए बहुत सारा एक्सपेरिमेंट 6ठा-9वां क्लास में हुआ होगा, है ना। लिक्विड और लिक्विड वेपर का जो वेपर प्रेशर होगा इक्विलिब्रियम पे, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। अगले में होगा सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। और फिर होगा सॉल्वेंट सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिला देते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है। इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन के बराबर हो जाता है। और ये होगा कब, एट द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेशन, या एट द इक्विलिब्रियम सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन आपस में क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। नाउ वी स्टार्ट केमिकल इक्विलिब्रियम। है ना। तो इसमें सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन, देखिए टॉपिक शुरू हो करके आज मजबूत भी हो जाएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन गिवन बाय गुलबर्ग एंड वेज, गुलबर्ग एंड वेज, है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन दिए, रेट के बारे में ये लॉ है, गुलबर्ग साहब दिए हैं और वेज साहब दिए। देखो ये क्या कहे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the concentration to the product of एक्टिव मास भी बोलते हैं, एक्टिव मास, और कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, present in the reaction at constant temperature. At constant temperature. तुम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसको हम लोग जनरली रेट ऑफ रिएक्शन कह देंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास, जिसको कंसंट्रेशन कहते हैं, सिंपली मोलरिटी कहते हैं, मोल पर लीटर में, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट प्रेजेंट इन द रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या बताया इन्होंने कि कहा कि किसी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का, और यदि एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो कंसंट्रेशन को गुना कर देंगे। जैसे देखो ये लॉ क्या किस बारे में है, ये कोई रिएक्टेंट है, बना प्रोडक्ट, तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए। अरे सीखो ना, यही इतना बात कह रहा है। यदि कोई रिएक्शन में ए प्लस बी है और ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन बराबर नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी, बीच में प्रोडक्ट है, गुना हो गया। देखो देखो पढ़ गए, द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ ईच रिएक्टेंट, जितने रिएक्टेंट प्रेजेंट है सबके एक्टिव मास का क्या, सबके एक्टिव मास का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन। एगो रिएक्टेंट है तो एगो रिएक्टेंट, दूगो है ए प्लस बी तो दो ठो, किसी रिएक्शन में ए प्लस बी प्लस सी रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी होगा ए इंटू बी इंटू, बस इतना ही सब बात तो है। जहां पे ए होगा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए, और बी होगा कंसंट्रेशन ऑफ बी। लिख दिया, लिख दिया, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन
is directly proportional to the product of active mass or concentration of each reactant present in the reaction at constant temperature। है ना, रेट ऑफ रिएक्शन किसी खास टेम्परेचर पे ही डिफाइंड होता है, इसलिए बाद में लिखा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप ही बढ़ जाता है। तो एक्टिव मास मतलब देखो यहां पे लिखते हैं, एक्टिव मास को कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं और एक्टिव मास का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल, ठीक है, बाई वॉल्यूम, इसी को कहते हैं एक्टिव मास, है ना। नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम लीटर में, ये घेर के लिख दो जी। इसी को कंसंट्रेशन कहा जाता है, मोल पर लीटर, है ना। बचवा दे, इस पर गलती नहीं है, एक्टिव मास लिखल था तो सोचा मास जो एक्टिव रहता है उसको एक्टिव मास कहते, जो मास एक्टिव नहीं रहता उसको इनएक्टिव मास कहते। नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम को एक्टिव मास कहते हैं। इसी को मोल कंसेप्ट में मोलरिटी कहते थे, है ना। यहाँ पे कंसंट्रेशन कह रहा है, एक्टिव मास कह रहा है, इसी को मोल कंसेप्ट में मोलरिटी कहते हैं, नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम। बढ़े अब देखो, नहीं बढ़े जी, नहीं बोलोगे तो नहीं बढ़ेंगे यार, बोलो न। हाँ, अब देखो, अरे देखो अभी हुआ कुछ नहीं है, अभी तो शुरू हुआ है। 2a इज इक्वल टू प्रोडक्ट, 2a इज इक्वल टू प्रोडक्ट, तो इसको हम लोग a प्लस ए लिख सकते हैं क्या? कहीं नहीं लिखेंगे, 2a मतलब मैथवा तो 2a बराबर a प्लस ए ही होता है। अब बोलो रेट ऑफ दिस रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए इनटू एक्टिव मास ऑफ, दैट इज एक्टिव मास ऑफ ए का पावर 2। समझ में आ रहा है बात? अब कोई 2a प्लस 3b इज इक्वल टू प्रोडक्ट लिखा है, रिएक्शन तो बैलेंस करना ही ना पड़ेगा। तो बताओ a प्लस ए प्लस बी प्लस बी प्लस बी लिखेंगे कि ना लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे? ए इंटू बी लिखेंगे कि ना लिखेंगे? अब इसी बतवा को ए स्क्वायर बी क्यू लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्या? तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर और बी का क्या लिखेंगे? क्यूब लिखेंगे क्या? अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते रहना, अभी देखना है ए प्लस बी बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। अब इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जनरली क्या लिखा जाएगा? ए टू द पावर स्मॉल ए, अरे अब इतना करने का झमेला करने का हमको दरकार नहीं है। इनफैक्ट हम लोग लॉ को ही थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं? क्या बोल के कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर रेज्ड
इक्वल टू स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसी को ना बोलते हैं स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट या रिएक्शन कोफिशिएंट। जो बैलेंस करते हैं उस नंबर को बोलते हैं स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन का ये सेकेंड स्टेटमेंट दे रहे हैं हम। सेकेंड स्टेटमेंट थोड़ा आगे बढ़ा के पूरा। अब होता क्या कि पहली बार में भी ये लिखा जा सकता था, लेकिन समझ नहीं आता कि पावरवा सर कैसे ऊपर उठा दिए, है ना। तो ऐसे इतना कर दिए तो अब लग रहा है कि हाँ ये पावर तो ऊपर जाना ही चाहिए था। तो इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ ए रिएक्शन of a reaction is directly proportional to the product of एक्टिव मास, समझ गया ना आप किसको कहते हैं, और concentration of each reacting species, each reacting substance लिख देते हैं, each reacting substance to the power raised equal to a stoichiometric coefficient, known as law of mass action, law of मास एक्शन। कॉल्ड एज इसलिए लिख दिए कि स्टेटमेंट दूसरी बार दे रहे हैं। अब लिखिए इस बात को, दिखाई दे रहा है पीछे जी। अब काला पे ब्लू है, काला जैसा लगता है। चमक कम रहता है इसमें। बैकग्राउंड तो 10-5 वो रहता है, लेकिन तू लोग तो हल्ला करता है ना। तू लोग अपना काम कर भाई। हाँ, अरे गधा हुआ। ये सब क्या करने लगे। चलिए ठीक है, कीजिए, वो ठीक है दिख रहा होगा। अरे कुछ ब्लू ब्लू हो जाएगा तो फिर दिखने नहीं लगेगा। तुम लोग तो हल्ला करने का मौका नहीं छोड़ेगा कोई भी। हो तो करिए देगा फट से। नहीं, उतरू न है भाई। ब्लैक बोर्ड था इसका नाम पहले से ही, सबसे ज्यादा सूट यही करता है। लेकिन वो ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन अभी भी ज्यादा सबसे सुंदर लगता है। हाँ हाँ, तुमरे लिए। हाँ, तुम तो लाल रंग के शर्ट पहन के भी ठीक लगता है। फुल पैंटो कभी कभी लाल रंग के पहनता हो। ये लाल लाल कलर का पैंट और हरियर कलर का शर्ट। और लिखिए, देखिए लॉ लेकर के आए हम, पावर क्यों ऊपर उठाए ये समझ आया आपको
कि पावर ऊपर ही उठ जाएगा उसी स्टेटमेंट से। अब जो है ना एक आध संडे को आप लोग मन बनाते रहिएगा। अभी देखिए आपके पास हम बातों को रिलीज कर रहे हैं सिर्फ, संडे को टेस्ट तो लेते ही रहते हैं यार। कभी कभी एक बच्चा पिछले दिन लाइव पढ़ा रहे थे, मतलब बारहमा वाला का क्वेश्चन सोल्व कराते चैप्टर वाइज। हाँ, तो एक बच्चा हमको बताया कि सर ग्रामा के लिए भी कुछ करिए। तो कुछ करिए नहीं, करते ही हैं। करते हैं ये कि वन शॉट यानी मोल कंसेप्ट 4 घंटा में, एटॉमिक स्ट्रक्चर 4-5 घंटा में। तो ये संडे को समय देना पड़ेगा। ठीक है, वो लाइव नहीं करते वो कि वो उसको देख देख के पढ़ा रहे हैं कि क्या देख रहा है, वो क्वेश्चन वगैरह बताने के लिए वैसा सुविधा है। तो वैसा सोचिए आप, दिमागी प्रिपरेशन कीजिए कि हाँ अब संडे को जो है ना, चूंकि अब जनवरी फरवरी पर नहीं 11th में रहिएगा, मार्च में तो होली खेलिएगा। ठीक है, तो तो भैया के ससुराल जाइएगा। तो कहने का मतलब है कि 10 दिन शुरुआत वाला, तो दो चार को चैप्टर जो है ना उसको वन शॉट कर देंगे, मतलब फार्मूला वगैरह का समरी कर देंगे, जो एकदम से छूट गया होगा आप लोगों को। अरे एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी पलटते भी नहीं होंगे, पलटने का मन भी नहीं करता होगा, और कभी मन कर दिया तो क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें 2-4 पेज पलट के बंद कर देते होंगे। तो वो रिवाइव कर देंगे, थोड़ा जगा देंगे। इसके लिए प्रिपरेशन के लिए पहले आप दिमाग बनाइए। ठीक है, ये परसों बहुत जल्दी हो जाएगा, इसलिए अगले संडे में जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये करेंगे, मोल कंसेप्ट कर लेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लेंगे, पीरियोडिक टेबल कर लेंगे, थर्मोडायनामिक्स कर लेंगे, तो रिवीजन भी हो जाएगा। और आपको लगेगा ना इतना बात था। क्योंकि शॉर्ट नोट्स आप बनाए या नहीं बनाए, तो वन शॉट में होता क्या है, शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने हम सिखा देंगे कि इतना फार्मूला इसमें है, पूरा चैप्टर में इतना ही बात है। ठीक है, हाँ इसके लिए अब तैयारी करना है। तैयारी ये करना है, 9-10 बजे ही बुलाएंगे, मौसम तो ठीक ही हो रहा है अब। अब ठीक हो गया कल से। ये अब दिनों दिन जो है ना ठीक होता चला जाएगा। अब वो 2-3 बजे तक वो फीलिंग नहीं आएगा, तो मतलब एक दिन 10 बजे या 9 बजे आना है, 2 बजे 2 बजे तक रहना है, 4 घंटा समय देना है। अब देखिए, वो जो वन शॉट वीडियो करेंगे ना उसमें कुछ ना कुछ समर्पण देना ही पड़ जाएगा। समर्पण ये कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, अपने आराम का समर्पण हो सकता है, एक आध वो क्लास रेगुलर जो चल रहा होगा उसका समर्पण, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि वैसे एक समय बनता है दूसरे 6, तो थोड़ा अकबक्की हो जाता है उसमें। संडे का उबाऊ समय होता है शाम वाला, इसलिए हमने बात रखा है ना, तुगलकी फरमान को जारी नहीं कर दिए कि परसों आ जाना है। आप लोग माइंड प्रिपेयर करिए। तो अब देखना क्या है कि 4 घंटे में कहाँ पे यूजफुल वर्क डन ज्यादा होगा, दैट इज द मीनिंग। तो अब कहीं पर कुछ भी हो रहा है तो कैसे एडजस्ट करें, 10 से 11 बजे से आ जाएं। जैसे 9 से 11 कहीं क्लास है तो 11 बजे से यहाँ आ जाइएगा। हम 10 बजे से चलाएंगे तो 11 बजे से आप ज्वाइन कर लीजिए, इस तरह से कुछ करके। ये नहीं कहते हैं कि एकदम से छोड़ दीजिए या फिर कुछ करिए। अब देखिए कहीं क्लास किसी का हो रहा है तो उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं आप, अदरवाइज हमारा वाला मैनेज कर लीजिए, हम ये कहें। ठीक है, लेकिन कोई ना कोई एक मिनिमम प्रोग्राम करना पड़ेगा, और सबको खुश करने में क्लास नहीं होगा, सीधा सा बात है। मतलब वो करेंगे तो उसका छूट जाएगा, वो करेंगे तो उसका छूट जाएगा। ठीक है, अभी बहुत बात होना है। ठीक है,
9 से 7 से, तो हाँ वो ऑनलाइन तो सब पढ़ ही ले रहे हैं, दिखाई देता नहीं है ना। अब बस अभी हम बोले हैं, अब इससे पूछेंगे ना कि कहाँ क्लास कैसे मैनेज होगा, ये सब ध्यान में रखा जाएगा, तो कौन सा समय दें ये हम सोच के अभी बताएंगे। आप लोग दिमागी रूप से प्रिपेयर होइए, ये ना कि अंडरवियर खींचना है सर हमको, तो वो करते रहिएगा तब नहीं होगा। एक तो आराम की व्यवस्था ढूंढते रहते हैं लोग कि अरे यार संडे को ही तो एक दिन सोचे थे। लॉ ऑफ मास एक्शन इन रिवर्सिबल रिएक्शन, चलिए यहां शुरू करिए। लॉ ऑफ मास एक्शन इन रिवर्सिबल रिएक्शन, अरे लॉ ऑफ मास एक्शन इन रिवर्सिबल रिएक्शन, वो सट गया होगा। अच्छा नहीं, अरे फिर से लिख देंगे, 13 ऊपर चल गया था। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन इन रिवर्सिबल रिएक्शन, देखिएगा आप गौर से। एक रिएक्शन लिखते हैं ए प्लस बी बी, दैट इज इक्वल टू सी सी प्लस डी डी। चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन दोनों ही तरफ से होता है, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन भी दो तरह का होता है। एक ठो को कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और एक ठो को कहते हैं रेट ऑफ, हाँ क्योंकि कल पढ़ रहे थे कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन में एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और एक वो बैकवर्ड रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे रेट भी जो है दो तरह का लिखा जाएगा, एक फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लिखा जाएगा और एक बैकवर्ड रिएक्शन का रेट। बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टिंग सबस्टांस कौन होगा? बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टिंग सबस्टांस होगा सी और डी, और फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टिंग सबस्टांस कौन होगा? बस इतना ही से ख्याल रखना है, बाकी सब लिख देंगे। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के लेके आएंगे बाद में। क्या लिखेंगे पहले बताओ? ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी। ठीक है, बराबर करने के लिए ना एक कांस्टेंट देते हैं। ठीक है, बराबर करने के लिए एक कांस्टेंट देते हैं के इंटू ए का पावर ए और बी का पावर बी, और के में एफ जोड़ देंगे, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, सुनिएगा, लिख देंगे रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वेयर के एफ इज बराबर रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। सुनते रहिएगा भाई। अब देखो, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ऐसे लिखेंगे। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में क्या करना है, देखो देखो तुम लोग नीचे ही लिखना, हम यहां पर लिख रहे हैं। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यदि करना होगा तब क्या करेंगे? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो बोलो, यहीं पर पूछना था। सी टू द पावर सी, डी का पावर डी। तो बराबर यदि करें तो क्या लिखेंगे? के बी, सी टू द पावर स्मॉल सी, डी टू द पावर स्मॉल डी, वेयर के बी इज इक्वल टू, हाँ देखो आगे बोल दिया सब ठीक है, इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो एक रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का निकल गया, एक रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन में
हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगा देंगे तो दो तरह का एक्सप्रेशन दिखेगा। रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह का हो जाएगा। एक हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें रिएक्टिंग सबस्टांस ए और बी होगा। दूसरा हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जिसमें रिएक्टिंग सबस्टांस सी और डी होगा। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? हाँ, कल पढ़े थे हम लोग। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अभी लिखो उसके बाद। लॉ ऑफ मास एक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन में अप्लाई कर दिए। बोलो बोलो, कोई समस्या दिखाई देता है क्या यहाँ पे? सब आप मतलब जो समझे उसी के हिसाब से हो रहा है। अब इसमें एक नया बात है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना? लॉ ऑफ मास एक्शन से ही निकला है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। हो गया? दो चीज मिलाए, के एफ और के बी, दोनों कांस्टेंट है ना? दोनों कांस्टेंट। एक कांस्टेंट है रेट के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन का और एक कांस्टेंट है रेट के लिए बैकवर्ड रिएक्शन का। पावर में ए और बी और सी और डी काहे गया है, समझ में आ गया है ना? हाँ, लॉ ऑफ मास एक्शन से ही गया है। बढ़े? हाँ, आराम ही से, कहीं हाथ तो दुख न जाए। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम यहां से लिखेंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। जानते हो ये लॉ बाद में लोग बना दिया है कि केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ क्या है। एक्चुअली में ये कुछ है नहीं, ये डिफिनीशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। द डिफिनीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो डिफिनीशन लेके आते हैं ना, उसी को लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। डिफिनीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी नहीं हुआ है, अभी देखेगा, सिर्फ यहीं पर देखना है, इंपॉर्टेंट। सुनो, लिखना तो है ही नहीं। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम पे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हम लोग को आया था के एफ ए टू दी पावर ए बी टू दी पावर बी बराबर के बी
C to the power small c d to the power, इसी में लिख सकते हैं हम लोग kf बाई के बी, देख लीजिए के बी सी टू द पावर स्मॉल सी डी टू द पावर स्मॉल डी बाई ए टू द पावर स्मॉल ए बी टू द पावर, and they will equal to Kc. They will equal to एक नया कांस्टेंट आया जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. Kc इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इसी को डिफाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस नाम से जानते हैं? अब इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह बहुत बार नहीं कहते रहेंगे, केसी कह देंगे, है ना. कॉमन शब्द हो जाएगा इस चैप्टर का, केसी निकालिए, मतलब समझना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए. और ये खाली केसी नहीं होता है, ये आगे चलते चलते केसी के बाद केपी भी होगा, केपी के बाद के आई भी होगा, के आई के बाद के ए भी होगा, के ए के बाद के बी भी होगा, के बी के बाद के एस पी भी होगा. तो मतलब के लगा रहेगा, सबके नाम में कांस्टेंट जाते रहेगा. ठीक है. तो पहला है के सी, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. नाउ हाउ इट डिफाइन? वेयर के सी इज नोन एज, where Kc is known as equilibrium constant. अब सुनना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करते हैं? तो डिफाइन करते हैं जो लिखा हुआ वही डिफाइन कर देते हैं. देखो, रेट कांस्टेंट, हाँ, द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू दैट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. हो गया लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. सुनिएगा, दूसरा भी है स्टेटमेंट. द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू रेज द पावर equal to a stoichiometric coefficient of each term called as equilibrium constant. ये थोड़ा बड़ा हो गया, लिखेंगे, ठीक है, लेकिन इसी को ही लिख देना. केसी का डिफिनीशन होगा और वही केसी का डिफिनीशन क्या बन जाएगा? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. लिखिए. डिफिनेशन अभी बनाए हैं, नहीं अपने इसने बनाए. तुमको क्या लगता है? हम तो बहुत बार ही ऐसे ही करते हैं कि डिफिनेशन पहले बना देते हैं फिर लिख देते हैं, ताकि समझा हुआ लिखेंगे. रट रट के तो झुपनी झुपे ही हैं. हाँ, उस पर थोड़े है. जल्दी से लिख लीजिए. अब इसका डिफिनेशन लिखेंगे और फिर इसको रिएक्शन में अप्लाई करके दिखाएंगे कि कैसे हम लोग उसका केसी लिखते हैं, तब काम होगा पूरा. और आसान लगेगा, और आसान होता ही है, खाली यहीं से चैप्टर को पकड़ लेना है. मतलब कि एक एक बात क्यों हो रहा है ये जानकारी.
अब न्यूमेरिकल आएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का, क्यों नहीं बनेगा? कंसंट्रेशन ही तो है, पावर उठाना है, बैलेंस रिएक्शन लिखना है, तो क्वेश्चन भी बनने लगेगा। फिर इसमें थोड़ा और बढ़ेगा, तो अभी से जब समझते रहेंगे तो कहीं कोई दिक्कत और समस्या नहीं आएगा। लेकिन ये बतवा छूटने के बाद तो भाई संभलना मुश्किल हो जाएगा ना, कैसे ऊपर लिख दिए, कैसे पावर लिख दिए। तो हम ही वो आदमी रहेंगे ये कहते हैं कि भाई अब होता है, मान ले तू, है ना, इस जो पावर है ना, ये जो एसोसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको ऊपर चढ़ा दे। तो पकड़िए आज से ही इसको, बोलिए। नहीं हुआ और कुछ नहीं, सब तो तर्क संगत बात है। इक्विलिब्रियम पे कल पढ़े ही कि भाई इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डायनामिक इन नेचर। तो बोले कि भाई प्रोसेस चलता रहता है, जैसे ट्रेन पे हम लोग बैठे हुए थे और चले गए दिल्ली, दूसरे एक दूसरे को देखते हुए, तो मोशन तो हो ही रहा था। जैसे हम बताए कि हबर साहब 50 किलो अमोनिया बना दिए, उसके बाद इंडस्ट्री का सेटअप पूरा स्टार्ट था और अमोनिया का अमाउंट बढ़ ही नहीं रहा था। तो बताए कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया बना रहा था और उसी समय में अमोनिया टूट के नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी बना दे रहा था। तो जितना वो बन रहा था उतना वो टूट रहा था, तो अमाउंट क्यों बढ़े? इक्विलिब्रियम का यही मतलब होता है। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ, तो फॉरवर्ड रिएक्शन अभी निकाल के रख लाए हम लोग, बैकवर्ड रिएक्शन निकाले, फॉरवर्ड बाई बैकवर्ड कर दिए, जो नया निकल के आया उसको हम लोग क्या कहे? केसी कहे। अब केसी को डिफाइन कर देना है सिर्फ, तो बोलिए केसी द रेशियो ऑफ rate constant of forward reaction to that of rate constant of backward reaction at या called as equilibrium constant Kc बराबर Kf बाई Kb। दूसरा स्टेटमेंट भी लिखेंगे, द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट नहीं, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास of products to that of reactant to the power raised equal to a stoichiometric coefficient of each species या सबस्टांस। इसी रेशियो को हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। है ना, किताब में और कुछ थ्योरी भी लिखा था, कुछ ग्राफ भी बनाए, वो सब बताएंगे, बातें सब करेंगे।
समझ के खाली बातें आपको समझ आना चाहिए। एक और बात बता दें, अब दही चूड़ा आ रहा है, अब खाने यदि चल जाइएगा तो एक आध क्लास छूट जाएगा, फिर दिक्कत होने लगेगी। समझ रहे हैं? और आप जोड़ के देखिए, हर चैप्टर में ऐसे कुछ न कुछ हो ही जाता है, क्योंकि चैप्टर 1-1.5 महीना चलता है, और 1-1.5 महीना में एक बार आपको घर जाना जरूरी है, चाहे 2 बार हो जाता है। एक आध वो पर्व भी आ जाता है 3-4 महीना में, जैसे पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे थे तो दशहरा दिवाली आ गया, छठ भी हो गया। थर्मोडायनामिक्स पढ़ा रहे, हैप्पी न्यू ईयर आ गया। मतलब कि सिर्फ समय रहता है, जब हम लोग मोल कंसेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे 3-4 महीना कांस्टेंट, लेकिन उसमें सबको भौजी का बिया रहता है। तो उसमें भी गैप मार ही लेते हैं। तो यदि एक चैप्टर को पूरी तरीके से एक एक क्लास पढ़े नहीं है, कहीं ना कहीं अच्छे ही जगह पे आप ब्रेक ले लेते हैं, और फिर आप 2-3 क्लास छोड़ कर करके चाहते हैं कि अब पहले जैसा नहीं रहा, तो गड़बड़ है ना, तो उसको कम करिए। कौन जरूरी है दही चूड़ा, फिर अगले साल नहीं खाइएगा। अगला साल तो औरों नहीं खाना है, उसके बाद वाला साल, उसके बाद वाला में आने का मन ही नहीं करेगा दही चूड़ा में। यदि आईआईटी बॉम्बे में है तो कोई बताइए गांव आएगा दही चूड़ा खाने? अरे के जाता है 2 दिन में दही चूड़ा खाने। हाँ, देखिए। हाँ सब करिएगा, अभी देख लीजिए, फिलहाल हम अपना कम्मा करें। देखिए डिफिनीशन, के सी इज इक्वल टू, नहीं पहले यहाँ काम कीजिए, अभी ऐसे सब लग गया। हम तो कहें मना किए तो आप हम ही को बर्बाद करने में लगे कि मतलब आप ही मोटिवेट हो जाइए, छुट्टिए दे दीजिए। हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप इग्नोर करिए, और आप हम ही को बता रहे हैं कि सर देखो, सी टू द पावर स्मॉल सी, डी टू द पावर स्मॉल डी, ए टू द पावर स्मॉल ए, और बी टू द पावर स्मॉल बी। यही 2 डिफिनीशन है, पहला ही लिख दिए थे कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम डिफिनीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो डिफिनीशन दे दिया और हो गया लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। 11th वाला जब परीक्षा देते हैं आप लोग, तो ये जरूर आता है, राइट द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। हाँ ये इतना लिखना ही है। हाँ 11th वाला परीक्षा में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको लिखने का, मतलब पेपर सेट करने के बाद ये यदि लिखा है तब बोर्ड में इसकी जरूरत पड़ते रहता है 12th में, है ना। ये एक चैप्टर है वहां पे केमिकल काइनेटिक्स 12th का, उसमें ये जरूरत पड़ता है। पढ़े बढ़े। अब देखो इसको नॉर्मल रिएक्शंस में लगा देते हैं, जैसे केस वन ऐसे लिख के, एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्यू लिखे हैं, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्यू कांस्टेंट भी लिखेंगे, सीधा केसी भी लिख देंगे। एक्सप्रेशन केस 1, आप लोग खुद ही बता दोगे हमको कि लिखें क्या। PCl5 रिएक्शन में PCl3 प्लस Cl2 हो जाता है, तो बताओ Kc बराबर क्या लिखेंगे? खुद ब खुद आपको आएगा, क्या लिखेंगे Kc बराबर? हाँ PCl3 और
Cl2 बाई पावर काहे के लिए 1, पावर तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है ना, कुछ अंक रहता तो लिख देते। PCl3 को कहेंगे क्या, सुनते रहिएगा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कहा जाता है। जब ये रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा तो उस इक्विलिब्रियम पर PCl5 का क्या कंसंट्रेशन होगा, है ना। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दोनों का शॉर्टकट लिखा है, EQ से, और ये कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, ठीक है। ये एक्टिव मास इसी को कहते हैं, नहीं खाली कंसंट्रेशन के बजाय इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। Cl2 क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ, समझ रहा है बात को, हर बार थोड़े ना लिखा जाएगा। PCl5 इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। अब देखो कंसंट्रेशन तुम्हारे क्वेश्चंस में रहेगा और ये तुम अपने से इस रिएक्शन का लिख के अब कर दोगे, वैल्यू पुट करके काट के आंसर बता दोगे कि रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। केस 2 N2 प्लस 3H2, धीरे धीरे, H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI। बोलो KC बराबर क्या लिखोगे, HI का पावर 2 डिवाइडेड बाई H2 इंटू, वाह कितना आसान है ना। केस 3 N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। तो KC बराबर क्या लिखोगे, NH3 का पावर 2 बाई N2 H2 का पावर 3। तो आपको आप KC लिखने आ गया, एक रिएक्शन का KC लिखने आ गया, एक्सप्रेशन ऑफ KC आ गया, और ये सब को इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कहा जाएगा। कभी कभी सवाल में इनिशियल कंसंट्रेशन दिया रहता है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन यहां पे पुट नहीं करना है, कौन से कंसंट्रेशन पुट करना है, इक्विलिब्रियम पे क्या कंसंट्रेशन था वो पुट करना है, इनिशियल कंसंट्रेशन पुट नहीं करना, इसलिए यहां इंकित किए हैं। बोला 2 होता है, जैसे समझा नहीं तुम लोग, देखो मेरे साथ रहो ना, मेरे साथ रहो। जैसे 1 मोल PCl5 लेके रिएक्शन शुरू करेंगे तो इक्विलिब्रियम थोड़े आ जाएगा, अभी तो रिएक्शन शुरू हुआ है, तो रिएक्शन कुछ देर होने के बाद इक्विलिब्रियम पे आएगा। तो 1 मोल लिए, मान लो इसमें से x मोल खर्चा हो गया, तो 1 माइनस x मोल बचा है इक्विलिब्रियम पे, तो यहां 1 पुट होगा कि 1 माइनस x पुट होगा, ये समझा रहे थे, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, है ना। शुरुआत में जो लिए वो इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन नहीं है, वो तो लेके आप रिएक्शन करना शुरू किए, ठीक है, वो आएगा, न्यूमेरिकल में लिखा रहता है सब। पॉपअप साउंड आता है ना मोबाइल से, नोटिफिकेशन आ गया। चलिए चलिए काम की, सब सबके बारे में जानने लगा, यही दिक्कत है। अपने सीक्रेट्स को दोस्तों में शेयर करोगे तो बाद में ऐसे ही बदनाम करने की कोशिश करता है। नहीं, शांत रहिए, अपना सीक्रेट सब जो सब होता है उसको दोस्त में शेयर नहीं कीजिए, है ना, नहीं तो फिर देखिए ऐसे ही करते रहता है।
अब इसमें क्या बताने लायक है, तीसरा केस हो गया है, अभी एक बात इसमें और बताना है। केस 4, केस 5 लिख दीजिए पहले, और उधर में एच आई को पढ़ेंगे क्या, तो सब में आप इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पढ़िएगा, क्योंकि जब आप केस ही निकाल रहे होते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इक्विलिब्रियम पर ही देखा जाएगा। लिखे, लिखे जी। तुम ही लोग के सपोर्ट से चलते हैं यार, नहीं लिखते हो तब ना थोड़ा आराम कर लेते हैं। सोमवार को क्या है, कौन सी है सोमवार को? तुम्हारा मन, तुम तो आज हो जा सकता है, वो सब नहीं होगा। ये एक एक सप्ताह ही सब हैप्पी न्यू ईयर मनाता है, एक सप्ताह तिल संक्रांत मनाएगा। अभी 14 तारीख आएगा तब ना, वो अभी आएगा तब ना। वो को सोमवार को छुट्टी दे, बताइए। हम मोटिवेट कर रहे हैं कि भैया छुट्टी ना ले, तो हमको मोटिवेट कर रहे हैं आप छुट्टी दे दीजिए, क्योंकि हम जान रहे थे ना, इस बात को उजागर करना था कि आपको दिक्कत होने क्यों लगता है। आखिर आप कुछ छोड़ देते हैं चैप्टर में, और आने के बाद उसको मतलब कि यदि अब्सेंट भी होते हैं तो उसको कॉप अप करना है, उसका बैकअप कंप्लीट करना है। तो वो सब तो नहीं होता है, वो जो हो रहा है प्रेजेंट में हम लोग जीते हैं सर, पास्ट और फ्यूचर का चिंता नहीं है। पास्ट का चिंता हम करना छोड़ दिए, फ्यूचर बाबूजी पे छोड़ दिए, तो हम तो प्रेजेंटे में ना जिएंगे। अब प्रेजेंट सर पे छोड़ दिए कि अब आप समझाइए हमको, कैसे समझा लीजिएगा। तीसरा केस नंबर 4, देखो बाबू, ये रिएक्शन भी तुम लोग पहले से जानता है इस, हाँ ये हम ये वाला वीडियो ही ऑनलाइन देने वाला ना है, तब तो सब घरे में रह के पढ़ेगा, क्योंकि पढ़ने नहीं है तो उसमें भी दिखता है ना कि कौन कितना पढ़ता है, सब दिख जाता है। हाँ हाँ हाँ। अब देखो केसी बराबर क्या लिखोगे जानते हो, देखो जानते हो आईआईटी मेडिकल का सवाल रहा है ये, इतना आसान टॉपिक से सवाल निकाल लेते हैं जी कंपटीशन का, यही यही इंपॉर्टेंट है। बस CO2 लिखाता है और कुछ नहीं। सॉलिड का एक्टिव मास 1 लिया जाता है, सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन 1 लिया जाता है, मतलब कि उसमें बदलाव नहीं होता है, रिएक्शन सरफेस पे ही हो जाता है। सॉलिड कोई भी रहेगा तो केसी के एक्सप्रेशन में आता ही नहीं, सीधा सा बात है, बाद में लिया जाता है बाद में। हम क्या बता रहे हैं, केसी के एक्सप्रेशन में सॉलिड आता ही नहीं है ना। और विशेष जानकारी लेना है तो सॉलिड का कंसंट्रेशन और एक्टिव मास बराबर हम लोग क्या लेते हैं, प्योर लिक्विड, लिक्विड नहीं, प्योर लिक्विड। यदि ऐसा कहीं पर लिखा रहता है, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं कि फलना क्या लें क्या लें,
वो लिख के आता है सॉलिड, वो लिख के आता है एल। तो ऐसे जगहों पे हम लोग उसको साफे गौन कर देंगे, केसी के एक्सप्रेशन से खत्म। ठीक है, क्यों होता आगे, थोड़ा और आगे जाने दीजिए। केस नंबर 5। अब आप बताइए NH4HH ये ऐसा है और ये बन जा रहा है NH3 गैस और H2S। ठीक है ना जी, जोड़ के देखो, ठीक है, बैलेंस है। बोले इसका केसी क्या होगा, केसी बराबर NH3 और H2S, that not included in the expression of Kc। बस इतना सा बात कह रहे हैं, है ना। ड्यू टू देयर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास टेकन एज 1। लिखिए जल्दी से। गधे सब, लोटा पार्टी का कमी रहेगा कभी। हाँ, जितना बार तुम लोग ऐसे हो गया करेगा, उतना बार तुमको हम लोटा पार्टी कह देंगे। वो एक तरह से हो गया। वैसे कोई क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, क्वेश्चन है जो देंगे। पुराने जमाने का क्वेश्चन था उसमें तो। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन। ऐसे ही चलते चलते एक आध क्वेश्चन बना लेते हैं। ऐसे लिखा है 3O2 2O3 for the above reaction at 298 Kelvin, Kc is found to be 3 गुना 10⁵ है। बताइए तो कितना ज्यादा पावर है। इफ द concentration of O2 at equilibrium is 0.04 molar, then concentration of O3 in मोलर मतलब मोल पर लीटर होता है बच्चा, ये मतलब मोल पर लीटर है। देखो वो, इसका मन करे तो हमरे स्कैन कर देगा भाई। गूगल में ये आदमी कहाँ मिलता है, कभी खोज के देखना तो, देखना तो क्या बताता है। हाँ, कि ये आदमी कहाँ मिल रहा है, पाया जाएगा। देखिए एकदम मतलब रिसेंट ही है।
बता दीजिए आंसर। हाँ, देखिए तो नीच में आया है कि हम ऐसे झूठे लिखते हैं, देखिए आप चेक करिए तो। हाँ वही चेक करता है, हमको पूरा का पूरा चेक कर लेता है वो। आजकल क्या होता है कि बच्चा जो नहीं पढ़ता है वो मास्टर साहब को तो जरूर चेक करता है कि पढ़ाता कैसा है। कितना आ रहा है? देखो एक बच्चा बना दिया ओरिजिनल वाला, काट कूट के सबसे बन जाएगा। तुम लोग सब बना के देखो, आंसर बता दिया है वो। कितना? ए, ए की डी। और गूगल का है, गलत झूठ बोलता है क्या वो? देखो उसमें 2022 में आया है, पूरा स्कैन ही नहीं हो पा रहा है उससे। लो, अब देखो अब आ जाएगा सही। हाँ, तुम्हारा एआई कुछ कहता है? मास्टर बिठा दिया। ऐसे ही चेक करते रहना, कै बजे रात में ही देता है, देखना तो। हमरे लिए न दे रहा है। आया आंसर? भाई ए बोल रहा है और डी बोल रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है और डी बोला जा रहा है। आंसर है डी, ये नहीं है। कौन डी बता रहे थे? ए बता रहे थे, डी तो आ रहा है। Hence the correct option is D. देखिए देखिए निकाल के लिख दिए, सवाल लिखे, समझा लेते हैं ना। फॉर द एबव रिएक्शन एट 298 केल्विन, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कांस्टेंट होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही। हालांकि ये बात अभी लिखे नहीं है, आगे लिखना भी है हमको, रुकिए ना जी। केसी इज फाउंड टू बी इतना, केसी का वैल्यू दे दिया है 3 × 10⁻⁻59। if the concentration of O2 at equilibrium, O2 का कंसंट्रेशन 0.04 मोल पर लीटर है, मोलर का मतलब मोल पर लीटर है, यानी कंसंट्रेशन दिया है। द कंसंट्रेशन ऑफ O3 पूछ रहा है ना? तो हम लोग उस रिएक्शन का केसी लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या? केसी बराबर O3 का पावर बाई O2 का पावर, यही ना सिखाया ये लिखना। तो सवाल तो ऑपरेट ही यहीं से होगा। तो केसी का वैल्यू 3 × 10⁻59। O2 का कंसंट्रेशन है, O3 का पूछा है, तो O3 का कंसंट्रेशन का स्क्वायर बाई O2 है 0.04, पावर है क्यू। क्या? तो सवाल में 3 × 0.04 × 0.04 × 10⁻⁻59। 0.04 ही तो लिखे। अच्छा ये यहाँ रह गया,
0.04 इंटू 10 टू द पावर -59 बराबर O3 का स्क्वायर। तो सॉल्व करिए अब। और क्या रह गया इसमें? 4 चौक 16 चौक 64 आ जाएगा। तो 3 गुना 64 गुना 10 टू द पावर -2 -2 -2 -6 और इधर में 10 टू द पावर -59 है ही है। O3 का स्क्वायर। तो O3 का स्क्वायर बराबर 4 तिया 12 2 बच गया 1 6 तिया 18 और 1 19 इंटू 10 टू द पावर -65। अब 65 को कुछ ऐसा करिए, नहीं 65 को कुछ ऐसा करिए कि 64 बन जाए और नहीं तो 66 बन जाए। तो O3 का पावर 2 19.2 कर दें तो कितना कर देंगे कि 1920 कर दें। क्या ठीक है? उसके ऑप्शन की तरफ देख लो एक बार कि यदि 32 है तो 64 चाहिए, 31 यदि आए तो 62 चाहिए, 21 तो फालतू ही है और 63 तो आने वाला नहीं है। तो 31 और 32 में ही रहेगा बात। इसके हिसाब से कर लीजिएगा तो टेंशन कम होगा। तो 64 करने में भलाई है। तो 64 कैसे किया जाए इसको? क्या करें? 1920 गुना 10 टू द पावर -64। सही बोल रहे जी तुम लोग, सही बोल रहे हैं। ये दोनों क्या बराबर है आपस में? गुना 10 कर देंगे पावर 1, तो 10 गुना कर देंगे तो 1920 हो जाएगा। आज 10 टू द पावर -64 आ रहा है तो 10 टू द पावर -1 करने के लिए भागा करना ना पड़ेगा। तो 19.2 इंटू 10 टू द पावर, तुम लोग जो मैथे थे वो हम पूछते हैं यार, वो भी गलती बता देते हो। तो 10 टू द पावर -64, तो बताओ O3 बराबर कितना? अब इसका रूट कर देंगे। अब रूट करने के लिए कहीं विदेश थोड़े जाएंगे, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में तो देख लेते मिला जुला के आंसर के पास। क्या 4 चौक 16 5 बजे 25 4 और 5 के बीच 4.38 इंटू 10 टू द पावर -64 के बजाय 32। ऑप्शन के सहारा लेके ही इसको सॉल्व कर देना चाहिए। देखिए अभी हम लोग इक्विलिब्रियम में पढ़े ही क्या है, लेकिन मेडिकल का 2022 का एक सवाल तो बना दीजिए। हो गया? छोड़ दें? तो फिर मिलते हैं अगले दिन। इस संडे को क्या रूटीन है आप लोगों का? है कहाँ क्लास है? तुम बड़ा बेचैनी से बता रहे हो। नया क्लास लगा है? कै बजे से?